हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हमने पिछले लेक्चर में किस तक कर लिया था? पार्ट 4A तक। अब हम करेंगे पार्ट 5 से स्टार्ट इस लेक्चर में। पार्ट 5 क्या है? द यूनियन। कितने से कितने आर्टिकल तक ये कवर करता है? ये कवर करता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। इसमें पार्ट 5 में हैं 5 चैप्टर, तो हम एक एक करके सारे चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर रिलेटेड है एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल 52 से 78 तक। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारा प्रेसिडेंट, हमारा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे हैं एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 52 से 78 इनसे रिलेटेड है। उसके बाद है हमारा लेजिस्लेचर पार्ट, इसका है चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा कवर करता है पार्लियामेंट, जो हमारे सेंटर के उससे रिलेटेड, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से रिलेटेड है चैप्टर 2। चैप्टर 3 में हमारा कवर करता है सिर्फ आर्टिकल 123 को। किसमें है ये? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ हमारे प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस बनाते हैं ना, आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। उसके बाद है हमारी यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147 तक। उसके बाद है हमारा चैप्टर 5 है क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151। तो अब हम आने वाले हमारे लेक्चर्स में एक एक करके हम हमारे यूनियन पे फोकस करेंगे। पार्ट 5 पे हम कवर करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव में कौन? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कौन कौन पार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव को हमने बात की थी अभी? प्रेसिडेंट है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटर्नी जनरल है। ये सारे हमारे पार्ट हैं किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। कौन है हेड ऑफ इंडियन स्टेट? ये है हमारे प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी काम हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। हेड ऑफ इंडियन स्टेट अगर पूछ ले तो कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे देश का पहला नागरिक है, हमारा हेड ऑफ इंडियन स्टेट भी। अब हम एक एक करके आर्टिकल से रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उनको देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52। क्या लिखा हुआ इसमें? किस? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये क्रिएट करता है एक पोस्ट, क्या कि हमारे देश का एक होगा प्रेसिडेंट। ये क्या इंश्योर करता है? हम क्या एक इंडिया क्या एक रिपब्लिक है? तो रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, और वो है हमारे प्रेसिडेंट। तो किस चीज से इंश्योर होता है? आर्टिकल 52। तो हमारे देश को जो रिपब्लिक बनाता है असलियत में कौन सा है? आर्टिकल 52 इंश्योर करता है कि हमारा देश है एक रिपब्लिक। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस किससे एस्टेब्लिश होता है? कौन डिफाइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस? आर्टिकल 52। उसके बाद आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर है जो हमारे यूनियन की, वो किस में वेस्टेड है? प्रेसिडेंट में। मतलब हमारे जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे अलग अलग पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट, हमारे इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, जो सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, या फिर सेक्रेटरी से लेकर जो हमारे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब का एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जो सारे डिसीजंस हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हैं, उन पे नीचे किसका साइन होता है? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो सारी किसके अंदर वेस्टेड है? एग्जीक्यूटिव पावर पूरे स्टेट की, वो है प्रेसिडेंट में वेस्टेड। ये है आर्टिकल हमारा 53। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम कौन से हो गए? जो हमारे अलग अलग, वो प्राइम मिनिस्टर को करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, हमारे इलेक्शन कमीशन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। इसके अलावा हमारे गवर्नर वगैरह जो सारे हैं, वो सब क्या है? ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, जो क्या इंश्योर करते हैं जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है देश की, वो चलती रहे। तो वो सब किसके बिहाफ पे अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूज करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्योंकि सारी की सारी हाथ में हमारे प्रेसिडेंट के। साथ ही साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर भी है डिफेंस फोर्सेस का। जो हमारे तीनों फोर्स हैं, उनका जो कमांड, जो हमारा सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का, वो है हमारा प्रेसिडेंट।
कई बार आपको लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो हमारा सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, वो है हमारा प्रेसिडेंट। अब हम एक एक करके आर्टिकल्स और देखते हैं। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो आर्टिकल 54 में डिफाइंड है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या, जो अपन अपने इलेक्शन देखते हैं उसमें एक सूची आती है ना, मतदाता सूची, तो कौन कौन मतदाता होंगे प्रेसिडेंट के, ये डिफाइन करता है आर्टिकल 54 कि मतदाता लिस्ट किस में कौन कौन है। जैसे नॉर्मल इलेक्शन हमारे एमपी एमएलए का होता है तो हम होते हैं मतदाता, हम वोट डालते हैं, तो ऐसे ही जब हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो कौन कौन होंगे, तो उसमें है इलेक्टेड मेंबर्स किसके, पार्लियामेंट के, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ध्यान करना एक ही एक वर्ड पे, ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं स्टेट्स में, उनके मेंबर्स नहीं डालते वोट, सिर्फ किसके डालते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसमें भी ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। हमारा जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे सिर्फ स्टेट्स नहीं, जो 2 यूनियन टेरिटरी थी जिनमें हमारे असेंबली थी, उनके मेंबर्स भी वोट डालते थे। कौन, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब हमारे एक और असेंबली है जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, वो क्या है, JNK। अभी तक तो क्या उसकी क्रिएट नहीं थी, पिछले जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो इस बार वहाँ पे इलेक्शन हो चुके। तो जो अब हम हमारे अगले इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, उसमें JNK के असेंबली में जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वोट डाल लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, आर्टिकल 54 के अंदर। अगर अब आ जाए आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन वोट डालते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एज वेल एज 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 55 रिलेटेड है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54 में हमने इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन की कि वोट कौन डाल लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे वोट डालना है। जैसे हम जाते हैं सीधा जाके वोट दबाते हैं ना, जब आजकल जो चुनाव हो रहा है वो EVM से होता है, तो हम नॉर्मल इलेक्शन में जाते हैं, EVM पे बटन दबाते हैं, एक लिस्ट लगी हुई होती है, उसमें सीधा जाकर अपन वोट दबाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट में कैसे वोट होता है। प्रेसिडेंट में EVM से वोट नहीं होता, इसमें किससे वोट होता है, बैलेट पेपर से। इसमें क्या है मैनर ऑफ इलेक्शन में, यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। किस हिसाब से यूनिफॉर्म है ये, उनकी पॉपुलेशन में जो हिस्सेदारी है उस हिसाब से है। तो ये पॉपुलेशन की कब की हिस्सेदारी देखते हैं हम, ये 1971 के सेंसस में क्या पॉपुलेशन थी। अब हमारा जो नया 2026 का सेंसस होगा उसके बाद तक के लिए हमारा उसको फ्रीज कर रखा है, तो हो सकता है ये रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाए 2026 के सेंसस के बाद। अगर दोबारा हमारा चेंज होता है कुछ तो हम देखेंगे। अभी हमारा जो 1971 के सेंसस में स्टेट्स की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से डिसाइडेड है कि हमारा किसका कितने पर वोटिंग में क्या हिस्सेदारी रहेगी। किस हिसाब से वोट डलता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन हर चीज का मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हर जो स्टेट है, क्या है, हर स्टेट है उसका जो MLA है उसके वोट की अलग अलग कीमत है। कि कितने MLA कैसे डिसाइड होती है वो, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ MLA इंटू 1/1000। ऐसे आप एक वोट की जो वहां के MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके एक वोट की कीमत डिसाइड होती है। इसमें क्या है, पॉपुलेशन ये जो लिखी हुई ये कब की लेनी है, 1971 के सेंसस के हिसाब से लेनी है। इससे क्या होता है, हमारे देश में जो टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनके वोट की कीमत आ जाती है। फिर अगर MP के वोट की कीमत निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA अपॉन टोटल नंबर ऑफ MP जो हमारे मेंबर्स हो, इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा में, उससे हम डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल
एक ही वोट डलता है, लेकिन क्या है ये ट्रांसफरेबल। मतलब क्या होता है कि आपको 4-5 जैसे कैंडिडेट है 4, तो आपको अपनी रैंकिंग देनी होती है, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट है तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है कि आपको टोटल जो पोल्ड वोट्स हैं अपॉन 2 + 1 वोट लाना होता है। तो अगर किसी के भी इतने वोट नहीं आए तो क्या होता है, जिसके सबसे कम है, मान ले 4 नंबर को सबसे ज्यादा कम वोट मिले, तो क्या होगा कि अपन 4 नंबर के जो वोट हैं, जो इसके फर्स्ट चॉइस था, उसके बाद जो सेकंड चॉइस था, वो इन सब में चला जाएगा। जब तक कि टोटल वोट्स +1 नहीं हो जाए तब तक के वोट्स अपन काटते रहेंगे। 4 नंबर कटेगा, फिर जो 3 नंबर पे उसके वोट्स कटेंगे वो 1 और 2 नंबर को जाएंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, जब तक कि टोटल पोल्ड वोट्स नहीं हो जाएं तब तक हम गिनेंगे। नॉर्मल हमारे क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। सिंगल अपन जो वोट डालते हैं वो सिंगल वोट होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। उसमें जिसको वोट डाला, जो हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। उसका हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं टोटल कैंडिडेट्स में से वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या है, कोटा मतलब 50% पार करना चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेंगे कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से ट्रांसफर सेलेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो कितना टर्म है, 5 साल का टर्म है। जिस दिन वो ऑफिस अज्यूम करते हैं, ना कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है, ये है 5 साल जिस दिन ऑफिस अज्यूम करते हैं। उससे पहले अगर किसी को करना हो तो क्या कर सकते हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा किसको रिजाइन कर सकते हैं, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। या फिर अगर प्रेसिडेंट को चाहें तो इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। 5 साल से पहले अगर ऑफिस से हटाना प्रेसिडेंट को तो उसका करना पड़ेगा इम्पीचमेंट। वो अभी हम जब आर्टिकल 61 देखेंगे तो इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसेस है किस बेसिस पर, तो हम तब कवर करेंगे। क्या बेसिस है इम्पीचमेंट का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है उसको अगर प्रेसिडेंट वायलेट कर सकता है तो सिर्फ एक ही मेथड है जिससे उसको इम्पीच किया जा सकता है। 5 साल अगर पूरे हो गए उसके बाद भी तब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ नहीं जाते और चार्ज नहीं ले लेते हैं। प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली नहीं रहती, जब अगला प्रेसिडेंट आके चार्ज ले लेता है तभी वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं। अब है आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो हमारे क्या है, कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट कितने भी बार इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे यूएसए में क्या है, अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो चाह रहा है हटाना, यूएसए में सिर्फ 2 बार लड़ सकता है कोई भी प्रेसिडेंट। हमारे क्या है, सिटिंग प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर सकता है, पहले कोई रहा हुआ प्रेसिडेंट है वो भी कंटेस्ट कर सकता है। कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी बार आप चाहो उतनी बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए में कंटेस्ट कर सकते हो। री इलेक्शन अनलिमिटेड अलाउ है। पर अभी तक हमारे सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि 2 बार बने हैं, वरना एक बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना है। वो शुरुआत के 2 बार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, 1952 और 1957। वो अकेले प्रेसिडेंट है देश के जिन्होंने कि 2 पूरे टर्म सर्व किए हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 58 डील करता है, भाई हमने इलेक्शन का सब कुछ देख लिया, इलेक्शन तो क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। तो हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, कि आप सोचो कि मैं जाके लड़ लूं या कोई और जाके लड़ ले, नहीं। पहले कंडीशन देखते हैं कि बेसिक कंडीशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये नहीं है कि यहीं पे जन्म हुआ हो। इंडिया में कौन लड़ सकता है, कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में क्या है, उसका जैसे बर्थ भी वहीं पे होना चाहिए। इंडिया में बर्थ का कोई आधार नहीं है, सिर्फ आप सिटीजन होने चाहिए इस देश के, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। उम्र का क्या है, 35 साल के कम से कम होने चाहिए, 35 साल। इसके साथ साथ आपकी वो सारी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए जो कि एक मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए चाहिए होती हैं, हाउस ऑफ पीपल। ये ध्यान रखना, किसके लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा। ये वर्ड चेंज कर देंगे, यहां पे कर देंगे राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा की ये क्वालिफिकेशन किस में आएगी, जब हम वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे तो उसमें यही चेंज होता है, बस वहां लोकसभा के बजाय राज्यसभा होता है। ध्यान रखना, तो प्रेसिडेंट में क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए।
डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड नहीं करने चाहिए। अगर आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, एग्जैक्ट कहीं डिफाइन नहीं है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक ऐसी ऑफिस कोई नहीं होल्ड करते रहना चाहिए जिसमें कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी या फिर प्रिविलेज कुछ भी ले रहे हो जिससे कि आप इफेक्ट कर सकते हो किसी चीज़ को, या आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो सैलरी या उस प्रिविलेज की वजह से। तो ऐसा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं लेना चाहिए, जैसे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ना गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट के अंदर, कोई भी लोकल अथॉरिटी जो जिसको कि क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उसके अंदर होना चाहिए। एक्सेप्शन है बस, इस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसमें 2-3 एक्सेप्शन है। आप करंट प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर ही है, वो अलाउड हैं। वाइस प्रेसिडेंट हो वो लड़ सकता है, आप गवर्नर हो वो लड़ सकते हो। अगर यूनियन या स्टेट का कोई भी मिनिस्टर इलेक्शन लड़ता है तो वो भी लड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो क्या होगा, ये सारी पोस्ट है, जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर कुछ भी हो और आप इलेक्शन लड़ते हो तो जैसे जीतते हो और आप सीधा ऑटोमेटिकली इससे आपका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कंडीशन, आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब एक एक करके हम ये सारे देखते हैं कि प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आर्टिकल 59 में। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का, या तो स्टेट में हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर वो इलेक्ट होते हैं एज ए प्रेसिडेंट, इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, तो उसकी अपने आप डीम्ड माना जाएगा कि वो जिस सीट को होल्ड कर रहा है, या तो चाहे एमपी हो एमएलए हो, सीधा का सीधा वैकेटेड मानी जाएगी वो सीट, क्योंकि अब आप प्रेसिडेंट बन गए तो आपको कोई रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी वो सीट वैकेट मानी जाएगी उस हाउस में। जिस दिन आपने प्रेसिडेंट का ऑफिस जैसे ही आप लेते हो उस दिन ऑटोमेटिकली वो क्या मानी जाएगी, वैकेटेड मानी जाएगी ऑफिस। अभी हमने देखा था ऊपर कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंट। सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, ये सब हमने कहां देखे थे, जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे। कौन से शेड्यूल में थे ये, सेकंड शेड्यूल में। तो कौन डिसाइड करता है कि क्या रहेंगे ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है ये उसके टेन्योर के दौरान, ये कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है ड्यूरिंग इस टेन्योर, लेकिन कम नहीं कर सकता है। कोई भी जो उसको अलाउंस मिल रहे हैं, एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं, वो सब प्रेसिडेंट के ऑफिस के दौरान कम नहीं किया जा सकते। जी पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी इनको डिसाइड करने की, लेकिन इनको जो उसको पहले फिक्स हो गए ऑफिस में है उससे कम नहीं किए जा सकते। अगर पार्लियामेंट चाहे तो बढ़ा सकती है उस टेन्योर में। आर्टिकल 60 है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन किसको कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट को, अभी हमने देखा था। लेकिन ओथ उसको वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलवाते, ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम उसकी पोस्ट वैकेंट है या खाली है तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, वो सीधा एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट को कौन वो करवाता है, तो इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एडुकेटिव बेस्ड न्यू पैटर्न में, तो ध्यान रखना जो ओथ है वो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो दिलवाते हैं, या वो नहीं हुए तो उनकी एब्सेंस में दिलवाता है जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सीनियरिटी में, वो दिलवाते हैं। अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 61 डील करता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो किस किस कंडीशन पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जिसपे प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही एकमात्र वो बात है जिसके लिए कि लाइन है जिसके लिए कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। कैसा प्रोसेस है, एग्जाम में आ जाए तो ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्यों जुडिशियल, कैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जब सेकंड हाउस में जाएगा, हम आगे देखेंगे तो प्रेसिडेंट को अलाउ होता है अपना वो रखना, तो एक प्रकार से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं जुडिशियरी से रिलेटेड। क्वासी जुडिशियल ये है कि ये सब किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं होता, ये सब पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले 1/4 किसी भी हाउस के मेंबर हैं वो एक रिजोल्यूशन को लिख के देंगे कि सपोर्ट करेंगे। रिजोल्यूशन क्या किया जाएगा, फर्स्ट हाउस है उसमें 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं वो प्रेजेंट करेंगे,
सिग्नेचर होने चाहिए, 1/4 जो मेंबर हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, फिर ये रिजोल्यूशन उस हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा। जब 1/4 के सिग्नेचर के साथ प्रेजेंट किया जाएगा तो उससे पहले 14 दिन का क्या नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को, फर्स्ट हाउस में डिस्कस करने के लिए, रिजोल्यूशन को इम्पोज करने के लिए, चार्ज को। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने रिजोल्यूशन पास हो, इस रिजोल्यूशन पे होती है वोटिंग। उसको किससे पास कराना होता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर। इसमें होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उस हाउस की, उस टाइम टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स रहेंगे उस हाउस के, उसके 2/3 से पास होना चाहिए। ये नहीं है कि जितने प्रेजेंट हैं, नहीं, जो टोटल मेंबर्स हैं उस हाउस के, उसके 2/3 जो उसकी मेजोरिटी है, उससे पहले हाउस में ये पास होगा। सिर्फ एक यही इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है जिसमें कि टोटल नंबर चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना इसलिए इसका, कि टोटल जो स्ट्रेंथ है उस हाउस की, उसके 2/3 चाहिए उसमें। जब उसमें पास हो जाएगा तो फिर ये सेकंड हाउस के पास जाएगा, जहां पे इन्वेस्टिगेट होंगे चार्जेस। उसमें प्रेसिडेंट को चांस दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या तो खुद डिफेंड करे या फिर किसी अपने नुमाइंदे के थ्रू, अपने जैसे अपन जाते हैं कोर्ट में तो अपना वकील करते हैं ना अपने को डिफेंड, तो ऐसे प्रेसिडेंट के पास भी चांस रहेगा, वो खुद डिफेंड करें या कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव आके, जो सेकंड हाउस है वो जब इन्वेस्टिगेट करेगा इन चार्जेस को, तो वो डिफेंड करेंगे। अगर एलिगेशन सही पाए गए, जब ये हाउस उनको सुनवाई करेगा, देखेगा, और वो चार्जेस सही पाए गए, तो फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा। नहीं, सेकंड हाउस में उस पर होगी वोटिंग। उस वोटिंग में भी कितने से पार करना है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उस हाउस के, उससे सेकंड हाउस में पास होगा। जैसे ही ये दोनों हाउस में पास होगा, जैसे बिल होता है वो तो हमारा कब एक्ट बनता है, जब प्रेसिडेंट साइन करता है, लेकिन ये क्योंकि प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट है वो रिमूव मानने जाएंगे ऑफिस से, मतलब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे ही सेकंड हाउस पास करता है 2/3 मेजोरिटी से, तो वो अपने आप हो जाएंगे इम्पीच, हट जाएंगे अपने ऑफिस से। अब इसमें जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इसमें कौन कौन वोट करता है, तो इसमें हाउस जो दोनों है उसके इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दोनों करते हैं। क्योंकि सिलेक्शन में क्या था, सिर्फ इलेक्टेड थे, लेकिन जब आ जाए कि इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्ट करता है, तो ध्यान रखना इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों हाउस के दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो कौन था, स्टेट लेजिस्लेचर के भी थे, लेकिन इम्पीचमेंट से स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। आज तक भारत की हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट ने इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स फेस नहीं किए। क्यों नहीं किए, आप सोच सकते हो, 2/3 मेजोरिटी टोटल नंबर ऑफ हाउस की दोनों हाउस में रखना बहुत मुश्किल काम है, और प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट है कि बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, तो आप नहीं चाहोगे कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाके आप मतलब इतना अपने, क्योंकि इसमें देश का भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होगा, तो इसलिए आज तक हमारे किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं लाई गई है। आर्टिकल 62 देखते हैं हम। आर्टिकल 62 रिलेटेड क्या, अभी हमने इम्पीचमेंट देख लिया था, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज देख ली, तो हम देखते हैं टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अब ये है कि जब हमारे प्रेसिडेंट की ऑफिस है उसमें अगर वैकेंसी है तो उसको कैसे फिल किया जाए। अब सबसे पहली बात तो है नॉर्मल वैकेंसी। नॉर्मल क्या है कि जब पूरा 5 साल का टेन्योर जब हमारे प्रेसिडेंट का एक का पूरा होता है, उसके बाद वैकेंट होगा ऑफिस, 5 साल पूरे हो गए तो इसमें इलेक्शन का हमारा इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं एक्सपायर होने के पहले। प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होने से पहले पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका इलेक्शन हो जाए। फिर भी अगर तो हो नहीं पाता है किसी कारणवश, तो हमारा करंट प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ नहीं जाता। वैसे हमारी क्या कोशिश है कि हम इलेक्शन करवाते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। उसके बाद एक कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। कैसे हो सकती है, या तो डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे वाइस प्रेसिडेंट को लिख के, या रिमूवल इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव कर दे प्रेसिडेंट को, तो हमें 6 महीने में इलेक्शन कराने होते हैं। कितने में, 6 महीने में इलेक्शन करवाने होते हैं। डेथ हो या रेजिग्नेशन हो या इम्पीचमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने होंगे। नया जो प्रेसिडेंट आएगा उसको पूरे 5 साल का टर्म मिलता है, क्योंकि वो तो प्रॉपर इलेक्शन के बाद आ रहा है।
ये सिर्फ जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है ये हम किस में देखते हैं, सिर्फ जो पंचायत के इलेक्शन है, या फिर क्या है कि हमारी कोई राज्यसभा में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है किसी की डेथ से वगैरह से, तो राज्यसभा के मेंबर के लिए हम रिमेनिंग टर्म की बात करते हैं, या सिर्फ पंचायत के मेंबर्स के लिए। और हमारी जनरली किसी भी ऑफिस के लिए हम रिमाइंडर ऑफ द टर्म की बात नहीं कर सकते, फुल टर्म ही मिलता है हमारे इलेक्शन जहां पे भी होते हैं। जब वैकेंसी रहेगी भाई, जब प्रेसिडेंट अगर है उसकी डेथ हो गई या इम्पीच कर दिया प्रेसिडेंट को या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। नॉर्मल में तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, लेकिन इन तीनों में तो कैजुअल में तो वैकेंसी क्रिएट होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो इसीलिए हम तब हमारा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तब वाइस प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है, वही जो होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अगर किसी कारणवश जैसे बीमार हो गए या कोई और कारण है जिसकी वजह से हमारे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस का जो टेम्परेरी इनेबल हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तब भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट का देखो काम ये है कि वो बाकी कुछ नहीं है, उसका मेजर काम ये है कि अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभाल पाते, क्योंकि वो हमारे हेड हैं एग्जीक्यूटिव के पूरे, तो इसलिए उस टाइम पे ऑफिस संभालने के लिए हमारी है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि भाई हेड है एग्जीक्यूटिव के हमारे, वो पोस्ट तो हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो हमारे जो वैकेंट पोस्ट है उस पे एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक करके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, एक एक करके हम सारी पावर देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इससे पहले एक बार हम सारे आर्टिकल्स को वापस रिवाइज कर लेते हैं। कितने से कितने तक थे हमारे, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक हमने बात की है, एक एक करके हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 52 मतलब पहला आर्टिकल तो क्या होगा, पोस्ट क्रिएट करेगा। तो आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही है आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53, सबसे पहले हम जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो आर्टिकल 53 सी से डील करता है कि प्रेसिडेंट विल बी एग्जीक्यूटिव हेड और ऑल पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 53 इंश्योर करता है किसके पास रहेंगे, हमारे प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 54 रिलेटेड है हमारे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। इसमें क्या है, आर्टिकल 54 में हमारे जो इलेक्टोरल रोल है प्रेसिडेंट की, कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है आर्टिकल हमारा 54। उसके बाद हमारा आर्टिकल 55 जब डिसाइड हो गया इलेक्टोरल रोल, तो फिर क्या होगा, आर्टिकल 55 कि भाई इलेक्टोरल रोल डिसाइड हो गया, अब होगा मैनर ऑफ इलेक्शन, कि ये पता चल गया कि वोट कौन कौन डालेगा, तो अब वो कैसे डालेंगे। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा सेलेक्ट होता है। उसके बाद जब सेलेक्ट हो गया, मैनर ऑफ इलेक्शन हो गए, अब तो क्या है, आर्टिकल 56 के बाद, आर्टिकल 56 में जब इलेक्शन हो गए तो भैया इलेक्ट हो गए, बंदा कितने साल तक रहेगा, ये है आर्टिकल 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि कितने साल तक रहेगा हमारा प्रेसिडेंट। अब हो गया हमारा प्रेसिडेंट बन गया, अब हम डिसाइड करेंगे ना भाई ये रहेगा, कितनी बार रहेगा, सेलेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल ये क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि भाई जो हमारा सेलेक्ट हो गया है वो वापस से री इलेक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इससे डील करता है हमारा आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 58 डिसाइड करता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कि जो हमारा बंदा बना था वो ये क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए उसके पास। तो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स, और कैन बी, और जो मेंबर ऑफ लोकसभा है उसकी, मेंबर ऑफ लोकसभा है उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो फिलफिल करना चाहिए। आर्टिकल 59 है कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60
इसके बाद है ओथ, कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सब कुछ है भाई, ओथ हो गई। अब उसके बाद आर्टिकल 61 में क्या है? ओथ हो गई, तो अब क्या? इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट से। कितनी मेजोरिटी चाहिए इम्पीच करने के लिए प्रेसिडेंट को? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, दोनों हाउस में जाना चाहिए। और आर्टिकल 62 किससे डील करता है? अब 61 में इम्पीच कर दिया तो भाई वैकेंसी अगर आ गई, इम्पीच कर दिया वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी को कितने दिन में फिलफिल करें, इससे डील करता है हमारा आर्टिकल 62। अब हम एक एक करके पावर्स देखते हैं प्रेसिडेंट की। हम शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कि क्या देखा था हमने? आर्टिकल 53 में देखा था ना हमने। आर्टिकल 53 क्या कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए? कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स हैं वो किसके अंदर हैं? प्रेसिडेंट के अंदर। कौन है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड? प्रेसिडेंट है। तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। ये है हमारे डिज्यूर हेड, नॉमिनल हेड। मतलब डिफेक्टो हेड कौन होता है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे जो डिफेक्टो मतलब जो रियल में जो फंक्शंस कर रहा होता है, जो एक्शंस ले रहा होता है, वो तो प्रेसिडेंट होता है। पर जो डिज्यूर, जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। कि सारे जो डॉक्यूमेंट साइन होंगे, कुछ भी इलेक्शन होंगे, जिसका भी आपने को सिलेक्ट करना है, तो वो सब के सब किसके सिग्नेचर से होंगे? सारा काम वो होगा हमारे प्रेसिडेंट से। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी कोई साइन करता है, तो किसके बेसिस नाम पे साइन करता है? एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे साइन करता है। कौन? अब अगर हम देखें किस किस का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अगर प्राइम मिनिस्टर का कर रहा है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का करेगा। उसके अलावा मिनिस्टर कब तक पोस्ट होल्ड करते हैं, ये आ जाए कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है वो किसको रेस्पॉन्सिबल है? तो किसको रेस्पॉन्सिबल? हमारे प्रेसिडेंट को। और मिनिस्टर की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? तो कलेक्टिव होती है पार्लियामेंट को, क्योंकि कलेक्टिवली एक साथ कौन हटा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आके पार्लियामेंट। हमारी स्पेसिफिक देखे तो लोकसभा को होती है, क्योंकि लोकसभा के पास ही सिर्फ अथॉरिटी है हमारे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की। तो इनडायरेक्टली जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लोकसभा डिसाइड करती है, लेकिन जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की, क्योंकि उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो वो किसके पास होती है? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की। तो ये इसलिए ये भी कह सकते हैं ये कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट सीधा खुद से रिमूव नहीं कर सकता। वो कब कर सकता है ये काम? जब प्राइम मिनिस्टर उनसे कहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तभी वो ये डिसीजन ले सकता है। सारे गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो यूटी में, वो भी हमारा कैग, अटर्नी जनरल, इन सबको। उसके अलावा एक एक करके जब हम ये ऑफिस पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, तो हम देखेंगे जो भी बड़े मेजर ऑफिस हैं वो सारे के सारे कौन अपॉइंट करता है? हमारा प्रेसिडेंट की सील लगती है और उसी से हमारा होता है अपॉइंटमेंट, सारे जो मेजर ऑफिस है उन सब का। उसके बाद अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे एग्जीक्यूटिव हेड कौन था? प्रेसिडेंट। ऐसे ही प्रेसिडेंट को हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट भी माना जाता है। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। अगर पार्लियामेंट में आ जाए कि कौन कौन है, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या अथॉरिटीज हैं लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड? तो अगर डिसॉल्व करना हो हमारे लोकसभा को, तो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन अगर 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है लोकसभा का, तो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बीच में डिसॉल्व करना है, तो ये अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। बीच में कब करेगा प्रेसिडेंट? जब हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, या फिर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा क्या है? हमारा परमानेंट हाउस है, उसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो है हमारा परमानेंट हाउस। जो अपना जो नया सेशन होता है, जैसे बजट सेशन हम देखते हैं ना, 3 सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, तो ऐसे इनको कौन करता है? समन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही समन करता है। और प्रोरोगेशन जो सेशन का है
इनकी डिटेलिंग हम देखेंगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो हम इनको कैसे समन, प्रोरोगेशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो उन 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है हमारा प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन हमारे आते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन इनको नॉमिनेट कौन करता है? 12 को प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता है। किस किस फील्ड में? तो 4 फील्ड है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इन 4 फील्ड में जिसने भी उत्कृष्ट काम किया है, जिसको कि एक डिस्टिंक्ट काम माना जाएगा, तो उसके बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। तो अभी हमारे कितने राज्यसभा में? 233 तो हैं इलेक्टेड प्लस 12 हैं नॉमिनेटेड, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी 245। कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है? तो वो है 250। अभी हमारे 5 जो कि 233 है, ये है 238 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, पर अभी हमारे 233 ही है इन ऑपरेशन। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उनको एड्रेस करता है। एक तो कब एड्रेस करता है? जब इलेक्शन होते हैं, उसके जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन होता है, उसमें इलेक्शन वो करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। उसके साथ साथ पहला सेशन, हर साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन, जैसे अभी हमारे बजट सेशन था, अभी आपने देखा होगा। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? आके एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। उसके बाद हमारा होता है मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट एड्रेस में प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए होता है मोशन ऑफ थैंक्स। तो अभी हमारे जब प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ था, उसके बाद जो हमारे अभी क्यों जो ओम बिरला जी, ध्यान है, राहुल गांधी जब एप्स्टीन फाइल या फिर जो अमेरिका के डील से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो क्यों रोक रहे थे? कि ऐसे कह रहे थे ना, वो रोकते टाइम गौर किया हो तुमने, तो ये मोशन ऑफ थैंक्स है, इस पे जो सिर्फ प्रेसिडेंट ने बोला उसके बारे में बात करिए। तो इसलिए था क्योंकि हमारा बजट सेशन था, तो इसमें मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट ने बोला था उस पर डिस्कशन था, इसलिए वो रोक रहे थे। और भी कारण है रोकने के, मैं ये नहीं कह रहा को इसलिए रोक रहे थे, पर जो रीजन दे रहे थे वो यही दे रहे थे कि ये क्या है? मोशन ऑफ थैंक्स है, तो इसमें सिर्फ जो प्रेसिडेंट ने बोला है उसी टॉपिक पे बात की जाए। उसके अलावा जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन हमने शेड्यूल 10 में क्या पढ़ा था? डिफेक्शन। अगर शेड्यूल 10 के हिसाब से, जब हमने शेड्यूल 10 10 नंबरी हमने पढ़ा था ना, 10 नंबरी कौन है? जो डिफेक्ट कर गए। तो अगर डिफेक्शन है, उसके बेसिस पे कौन डिसाइड करता है उनका डिस्क्वालिफिकेशन? वो डिसाइड करता है स्पीकर, उस हाउस का है वो डिसाइड, उसके पास अथॉरिटी होती है। पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन और किसी भी कारण से हो रहा है तो वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन, पोस्ट ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अगर खाली है तो कौन अपॉइंट करता है? राज्यसभा। राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में होते हैं उसमें तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो उसको कौन अपॉइंट करता है उस पोस्ट के लिए? टेम्परेरी चेयरमैन। टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है टेम्परेरी चेयरमैन। अगर पोस्ट ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों राज्यसभा की खाली है तो टेम्परेरी तौर पे प्रेसिडेंट किसी एक को अपॉइंट करता है, जो उसके मेंबर्स उनमें से थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि नया मेंबर सेलेक्ट नहीं होके आ जाते, राज्यसभा का टेम्परेरी चेयरमैन। ऐसे ही अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में दोनों की पोस्ट वैकेंट है तो प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी स्पीकर किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट करता है कि जो बनेगा हमारा टेम्परेरी स्पीकर लोकसभा का। अगर ज्वाइंट सिटिंग कॉल करनी हो अंडर आर्टिकल 108, हम देख आज तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग? 2 बार बुलाई गई है इंडिया के इतिहास में। एक सतीश, एक हमारा उसे डोरी से रिलेटेड बिल के लिए, और एक हमारे पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इन 2 ही बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? सिंपल सिटिंग भी अगर हमारे जो हाउस की जो बुलाता है वो कौन है? प्रेसिडेंट समन करता है। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए का प्रोविजन भी कौन देता है? प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमने कुछ बिल देखे थे जो सिर्फ प्रेसिडेंट, हम आगे चल के बिल को डिटेल में देखेंगे। एक बिल हम देख चुके, हम देखा था आर्टिकल 3, अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है, तभी बिल पास होता है। उसके अलावा हम आगे मनी बिल जब देखेंगे तब देखेंगे, बिल ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट से रिलेटेड कोई भी बिल है या मनी बिल है, तो ये बिल अगर आपने को पार्लियामेंट में जब पेश करने हैं तो उससे पहले किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की ग्रांट चाहिए। तो ये एक प्रकार से लेजिस्लेटिव फंक्शंस हम शो कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो हमारे लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं,
लेजिस्लेचर से रिलेटेड, उसको कैसे हमारा प्रेसिडेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके अलावा हमारा कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास होता है उसके बाद तभी वो एक्ट बनता है, बिल से एक्ट तभी बनता है जब क्या होता है उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देता है। इसकी जो फिर अलग अलग पावर्स हैं, ये जब अभी हम जब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे आगे चल के, तो क्या असेंट ऑफ बिल विदहेल्ड या कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा हमारे गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो बिल को प्रेसिडेंट की उसके लिए परमिशन के लिए रिजर्व कर सकता है, तो वो बिल आएंगे उन पे भी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती है। तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसको इन्फ्लुएंस करने की अथॉरिटी भी होती है प्रेसिडेंट के पास, ना सिर्फ सेंटर की। इसके अलावा पीस डेवलपमेंट वगैरह गुड गवर्नेंस के लिए टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज कौन गवर्न करता है, हमारे एलजी गवर्न करते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। वो किसके बिहाफ पे गवर्न कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के। तो इसलिए वहां पे कुछ अगर अपने को रेगुलेशन या रूल्स लाने हैं तो उस पे साइन होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट बना सकता है वो रेगुलेशन सीधी। इसके अलावा जब हम ये बॉडीज देखेंगे, यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन, तो हम देखेंगे कि ये क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं, ये अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, इन रिपोर्ट को किसके सामने रखता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की, वो है पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 1, 2, 3। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, जब कोई भी एक हाउस या वन हाउस और बोथ हाउस आर नॉट इन सेशन। अगर दोनों के दोनों हाउस सेशन में है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। कितने दिन तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स है वैलिडिटी। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है, प्लस 6 वीक अगर टोटल देखा जाए तो, क्योंकि 6 महीने प्लस 6 वीक है, क्योंकि जब हमारे 6 महीने के अंदर अंदर सेशन होना चाहिए, और जब हमारे दोनों हाउस आ गए एक बार सेशन में, उसके बाद 6 वीक के अंदर अंदर उनको पास करना होता है। अगर 6 वीक में वो पास नहीं करते हैं तो जो ऑर्डिनेंस है जो प्रोमलगेट किया था ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में पहली है बजट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बजट सेशन में आते हैं प्रेसिडेंट हमारे और एड्रेस करते हैं हाउस को। साथ साथ ही जो बजट पेश होता है वो हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन से बजट आता है, मतलब कि प्रेसिडेंट उसको रखवाता है। बोलता है कौन है, आपने देखा होगा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, लेकिन किसकी अथॉरिटी पे बोलता है, वो प्रेसिडेंट की पे। इसके साथ साथ अगर मनी बिल है, हमने आगे देखा, तो अगर मनी बिल को प्रेजेंट करना है तो किसकी परमिशन चाहिए, तो प्रायर परमिशन चाहिए होती है हमें प्रेसिडेंट की। मनी बिल तभी पेश किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट की उसको परमिशन हो। उसके साथ साथ अगर कोई भी डिमांड ग्रांट्स के लिए है उसको भी इंट्रोड्यूस अगर करना है तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट की। ग्रांट्स कैसे को, जब हम आगे हम पार्लियामेंट को और चीज़ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो ग्रांट्स होता है, ग्रांट्स हमारे दी जाती हैं अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर, हम देखेंगे तो वो दी जाती है प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद। उस सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, हमारे सेंटर एज वेल एज स्टेट के बीच में कैसे जो फंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये काम है फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितने % सेंटर के पास रहेगा, कितने % स्टेट के पास रहेगा। जैसे अभी क्या है हमारा 41% है स्टेट के पास और 59% है सेंटर के पास। जो सेंटर की जो टोटल जो टैक्स प्रोसीडिंग्स आती हैं उसका 41%। तो ये किसने कौन डिसाइड करता है, हमारा फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। हर 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स, एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, जिससे सेंटर और स्टेट के बीच में फंड कैसे डिसाइड होगा ये वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा कंटिजेंसी फंड से जब मुसीबत आएगी तो कैसे कैसे फंड दिया जाना है, ये किसके कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। 500 करोड़ था, लेकिन 2021 के बाद इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 30,000 करोड़ कर दिया गया है। पहले ये शुरुआत में कितना था, 500 करोड़ था कंटिजेंसी फंड, अब ये हमारा बढ़ते बढ़ते हो गया 30,000 करोड़। इतना बड़ा देश है, कंटिजेंसी के लिए एकदम से फंड इतना तो होना चाहिए ना कि 500 करोड़ से क्या, अगर छोटी सी भी कंटिजेंसी मतलब कोई मुसीबत आई तो उसमें ही खत्म हो जाएगा। तो इतने बड़े देश में बजट भी बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए अब है 30,000 करोड़ का ये।
उसके अलावा है जुडिशियल पावर्स ऑफ, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट। तो हमारे जो सीजेआई है या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इन सब का जो अपॉइंटमेंट है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो देश के किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो प्रेसिडेंट ही हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके साथ साथ जब हम अभी हमारा चैप्टर 5 है इसका यूनियन का, क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो जब वो पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे आर्टिकल 143। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस सीख कर सकता है आर्टिकल 143 के अंदर। इसकी और डिटेल की कैसे सीख कर सकता है, किस में बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को देना किस में बाइंडिंग है, ये सब हम डिटेल में जब हम आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तब देखेंगे। आर्टिकल 72 डील करता है हमारे प्रेसिडेंट की पार्डन, सस्पेंड, रिमिट या कैसे जो सेंटेंस हैं उनके रेस्पेक्ट में जो पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, उससे डील करता है आर्टिकल 72। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, पनिशमेंट के सस्पेंड कर सकता है या कम्यूट कर सकता है। किसको, किसी भी उसको। साथ साथ अगर पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल है तो उसको भी कौन कर सकता है, हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी क्राइम जो कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, जो कि हुआ है, या डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस में एक्सक्लूसिव है और कोर्ट मार्शल में, इसके अलावा बाकी स्टेट लॉ में कोई सब्जेक्ट होता है तो उन सब पे गवर्नर के पास भी होती है पावर, जो हम आगे जब गवर्नर पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब हम एक एक करके, कई बार ये सीधा स्टेटमेंट आएगा तो इन वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए, कन्विक्शन और सेंटेंस। ये दो अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं। तो कन्विक्शन का मतलब तो है कि दोषी करार देना, और सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना। सब कन्विक्शन मतलब तो जब अगर दोषी पाया गया कि ये दोषी है, ये मान लेना, ये तो है कन्विक्शन। और उसके बाद उसको कितने साल की सजा सुनानी है, ये है सेंटेंस। कि कैसी सजा, कि मतलब उसको सश्रम कारावास होगा या सिंपल कारावास होगा, कि रिग्रेस है या सिंपल पनिशमेंट है, ये है हमारा सेंटेंस है, कितने साल की है, ये है सेंटेंस। और कन्विक्शन मतलब दोष। तो अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डन करता है, इसका मतलब कंप्लीटली रिमूव कर देता है दोनों, कन्विक्शन भी और सेंटेंस भी। मतलब ना तो वो दोषी रहा और ना ही उसको कोई सजा बचेगी अगर प्रेसिडेंट ने उसको कर दिया पार्डन। अगर प्रेसिडेंट ने उसको दिया रिप्राइव, तो ये दिया है सिर्फ टेम्परेरी स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। जनरली ये किस में दिया जाता है, वरना अगर फांसी की सजा है उस पर कोई कंडीशंस हो रही हैं तो हम करते हैं रिप्राइव। ये सिर्फ टेम्परेरी रोका जाता है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको, ना कि परमानेंट। रेस्पाइट क्या है, किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मान ले जैसे प्रेगनेंसी है या कुछ और है, उसकी वजह से जो सेंटेंस है उसको लेस किया जाता है, वो है रेस्पाइट। कि स्पेशल सर्कमस्टेंस, मान ले प्रेग्नेंट है तो उसको सश्रम कारावास की बजाय नॉर्मल कर देंगे या ओपन जेल में, ये रेस्पाइट है। ये है कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसकी वजह से उसको लेसर सेंटेंस दी जाएगी। रेमिशन क्या है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। पीरियड, सेंटेंस मतलब सजा, पीरियड रिमूव करना है तो वो है रेमिशन। मतलब पहले 5 साल की सजा थी उसको कर दिया 3 साल या फिर 1 साल, यह है अगर प्रेसिडेंट देता है रेमिशन, मतलब पीरियड कम कर रहे हैं रेमिशन में। कम्यूटेशन में क्या है, एक फॉर्म ऑफ जो पनिशमेंट है उसको लाइटर से, मान ले सश्रम कारावास है तो उसको किस में कर देंगे, सिंपल कारावास में। मतलब कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की बजाय सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ये है हमारा कम्यूटेशन। ये क्या करता है, सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा है लेकिन पीरियड चेंज नहीं कर रहा है कम्यूटेशन में। तो ये एक एक करके हमारी पावर्स हैं, इनका ध्यान रखना। ये नाम आ जाएगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो वहां पे एग्जाम में गौर से करना है इनको। हमारे जितने भी फिर डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रीटी हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, तो ये सब उसके नाम पे ली जाते हैं। जो भी ट्रीटी होगी अदर नेशन से या कोई भी डील होगी, वो सब नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन होती है। साइन कौन करता है, कोई भी जो अथॉरिटी जिसको प्रेसिडेंट उस काम को करने के लिए अपनी पावर देता है वो करता है साइन। पर किसके नाम पे कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करता है। साथ साथ हमारे जो एम्बेसडर अपॉइंट हैं, हाई कमिश्नर हैं, सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सारे हमारे टॉप ऑफिस से सबको हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कोई डिप्लोमेट आ रहा है बाहर से, एम्बेसडर आ रहा है, हाई कमिश्नर आ रहा है सारी कंट्रियों से, तो उनको रिसीव करने का काम है हमारे प्रेसिडेंट का।
प्रेसिडेंट खुद रिसीव नहीं करते सबको जाके, कोई भी जो अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी, जो प्रेसिडेंट समझेगा, वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जाएगा और इन अलग अलग एम्बेसडर वगैरह, हाई कमिश्नर, इन सबको रिसीव करेगा। ये काम है उनका, पर वो करेगा किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये कौन है? हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं, जो आर्म फोर्सेस है हमारे, तीनों के सुप्रीम कमांडर हैं हमारे प्रेसिडेंट। अगर हमें डिक्लेयर करना हो वार, कंक्लूड करना हो किसी के साथ पीस, तो ये कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। पर हाँ, इन सब में अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट भी नेसेसरी है हमारे। साथ ही साथ हमारे तीनों इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, या हमारी प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टेट में लगता है हमारा अंडर आर्टिकल 356, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को लगाने की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये तीनों इमरजेंसी की जो डिटेल है वो हम आगे जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम देखते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट की वीटो कितनी होती है? 3 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। ये 3 टाइप की पावर होती है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट विद होल्ड कर देता है सेंट को, मतलब रिजेक्ट कर देता है बिल को। ये किन में कर सकता है? या तो प्राइवेट मेंबर बिल हो या कोई गवर्नमेंट बिल हो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह चेंज कर, इस प्रेसिडेंट विद होल्ड करेगा अपनी असेंट, मतलब उस बिल को रिजेक्ट माना जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट की पावर्स होती है सारी किसकी होती हैं? ये कौन किसके कब कर सकता है प्रेसिडेंट? सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करता है, मतलब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही तो ये सारे यूज करता है, तो तभी तो करेगा ना जब अगर सरकार चेंज हो गई, वो पिछले बिल को रिजेक्ट करवाना चाहता है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि जब सरकार चेंज होगी, किसी बिल को रिजेक्ट करवाना, इसमें क्या होता है? बिल खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तभी होगा जब सरकार बदल गई है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं, ये होगा, तभी होगा। लेकिन ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या है? हमारे प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी होगी। अब हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है? इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारे प्रेसिडेंट की अपने आप की इच्छा पे होता है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड नहीं करता है। प्रेसिडेंट अपनी विल से बिल को क्या कर सकता है? रिकंसिडरेशन के लिए सस्पेंड कर सस्पेंसिव वीटो यूज करने का मतलब क्या है? वापिस पार्लियामेंट को भेज सकता है। इसमें क्या होता है लेकिन क्या है कि सिर्फ एक बार ही वापिस भेज सकता है, अगर दोबारा आया तो प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो को यूज नहीं कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे प्रेसिडेंट की? वो है पॉकेट वीटो, कि बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास आया, तो क्या टाइमलाइन तो डिसाइड है नहीं, तो हमारा प्रेसिडेंट मान ले बिल को पेंडिंग रख दे, ना तो सस्पेंड करे ना ही बिल को एब्सोल्यूट वीटो का यूज करे कि उसको रिजेक्ट ही कर दे, उसको हम कहेंगे पॉकेट वीटो। ये आज तक सिर्फ एक बार यूज हुई है। 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट अमेंडमेंट बिल था, उस पर यूज की थी पॉकेट वीटो। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं एक एक करके जो रिलेटेड हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जो हम देख चुके हैं अभी। 62 तक तो हमने रिवाइज कर लिया था। 72 क्या है हमारा? पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 123 क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और 143 है हमारा कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 जैसे हमारे क्या करता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो पहला आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो आर्टिकल 63, तो उसमें भी है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट किस काम के लिए बनी है? आर्टिकल 64 किससे डील करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 53 किससे रिलेटेड था कि उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है जो सारी वो वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे होंगी। वैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या रहेगा?
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, राज्यसभा का। कौन होता है चेयरमैन हमारा राज्यसभा का? ये होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो मतलब कोई ऑफिस में नहीं है, कोई उसके पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का वैसे कोई काम नहीं है। तो जब तक प्रेसिडेंट है वो पोस्ट क्रिएट ही किस लिए की गई है कि जब वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो फंक्शंस करने के लिए एज ए प्रेसिडेंट। तो इतने टाइम तक, बाकी टाइम तक क्या करेगा? इसलिए बाकी टाइम वो एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो तब तक किसके ऑफिस में सैलरी किसकी लेंगे? ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, लेकिन ये रिसीव करेंगे जब तक ये एज ए चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट रहेंगे तब तक उसकी सैलरी लेंगे। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में एज ए प्रेसिडेंट करते हैं तो ये सैलरी अलाउंस जो भी लेंगे वो प्रेसिडेंट के लिए लेंगे। आर्टिकल 65 किससे डील करता है? वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन ऑफिस और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सबसे मेन फंक्शन है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनी किस लिए है कि वो जब प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके फंक्शंस डिस्चार्ज कर सके। तो कब? या तो किसी भी वजह से भाई रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर इम्पीच हो गए प्रेसिडेंट, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो उतने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेंगे? एज ए प्रेसिडेंट। या फिर वो एब्सेंट है किसी भी वजह से तो उस टाइम तक इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज आर्टिकल 65। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम ही क्या है कि वो जो प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके ऑफिस के फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे। जैसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो हमने क्या देखा? डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये किसी भी वजह से जब वो नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। कब तक? जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके चार्ज नहीं ले लेते हैं, या फिर कोई एब्सेंस है, इलनेस है, कोई भी और रीजन है जिससे कि वो नहीं कर सकते प्रेसिडेंट काम, तो वो इतने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रेसिडेंट उस ड्यूटी को। जब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स रहेंगी जो कि है प्रेसिडेंट के पास। साथ ही साथ जो भी अलाउंस, प्रिविलेज जो प्रेसिडेंट को मिलने थे, सैलरी, वो सब किसको मिलेंगे? अब वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट का जब काम ऐसे है कि एज ए प्रेसिडेंट करना है, तो जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे तो वो बिल्कुल सारी पावर्स, अथॉरिटी, सब कुछ वैसे कि वैसे एक्सरसाइज करेंगे जो कि जब प्रेसिडेंट ऑफिस में होता है तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 66 डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या डिसाइड होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? तो इसमें कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। एक चीज गौर करना, इसमें लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो क्या था? वो था इलेक्टेड लिखा हुआ था, इलेक्टेड मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों जो मेंबर्स हैं हमारे जो पार्लियामेंट के हाउस के दोनों के, वो दोनों वोट डालते हैं। पर जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन डालते थे? स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी डालते थे, पर मेंबर ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा ही वोट डालते हैं। कैसे वोटिंग होती है? तो सेम जैसे प्रेसिडेंट की होती थी, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये सिमिलर कैसे हो रही? जैसे हमारे प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती थी, हमने देखा था, ऐसे कैसे वोटिंग होती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो कंडीशंस क्या हैं कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर वो मेंबर हैं और इलेक्ट होते हैं तो वो क्या होंगे कि उनकी जो सीट है, जैसे प्रेसिडेंट में था, सेम कंडीशंस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, प्रेसिडेंट वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या है? मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी मेंबर ऑफ राज्यसभा का एक्ट करेंगे, तो ये सिर्फ मेंबर ऑफ राज्यसभा है। प्रेसिडेंट के लिए था मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन सेम है, जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए था वो डिस्क्वालिफिकेशन किसके लिए? हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। अब है हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कितना है? 5 साल है फ्रॉम द डेट दे एज्यूम ऑफिस। और उसके बाद कब तक है वाइस प्रेसिडेंट, कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो चार्ज नहीं ले लेते हैं उस दिन तक।
प्रेसिडेंट में भी तो यही था, कब तक ऑफिस रहता है प्रेसिडेंट, जब तक नेक्स्ट चार्ज नहीं ले लेता। तो सिमिलरली हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट कब तक ऑफिस में रहते हैं, जब तक कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज नहीं ले लेते हैं। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते थे लिख के, वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है लिख के, उल्टा प्रेसिडेंट को। अपन जनरली अपने हायर अथॉरिटी के पास लिखते हैं, प्रेसिडेंट ही क्या है कि वो सबसे हायर अथॉरिटी है, तो किसको लिख सकते हैं, इसलिए वो अपने से नीचे की अथॉरिटी को दे वाइस प्रेसिडेंट को। वरना क्या, वाइस प्रेसिडेंट किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, तो हम हमेशा रेजिग्नेशन किसको देते हैं, अपने से सीनियर को। वाइस प्रेसिडेंट के सीनियर कौन हुआ, प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लिख के देगा, सीनियर को। अब हम देखते हैं रिमूवल। प्रेसिडेंट के लिए क्या था, हम स्पेशल टर्म काम में ले रहे थे इंपीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या लेते हैं हम, रिमूवल। उसमें क्या था, प्रेसिडेंट में किसी भी हाउस में जा सकते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये किस क्या होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसका होता है, राज्यसभा का। तो रिजोल्यूशन प्रोसेस जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करने का, वो किस में इनिशिएट होना चाहिए, राज्यसभा में फर्स्ट इनिशिएट होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। साथ साथ राज्यसभा में ये किससे पास होगा, राज्यसभा में पास होगा उस टाइम जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उससे, उसकी मेजोरिटी से, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में। एज ए लोकसभा में क्या है, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में काम चल जाता है, जबकि राज्यसभा में क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी, क्योंकि एक्ट कर रहे हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नोटिस पीरियड वही होता है, हमेशा जनरली ध्यान रखना 14 डे ही नोटिस पीरियड होता है सब चीजों में। ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए कि क्या है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए तो क्या था, सिर्फ वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा कुछ किसके लिए नहीं है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है। उसको कैसे हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को ही सिर्फ वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट की तरह इसका कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, इसका सिर्फ रिमूवल प्रोसेस होता है। साथ ही साथ क्या है, आर्टिकल 68 डील करता है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। नॉर्मल वैकेंसी तो क्या होगी, 5 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हैं, इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। ये हमेशा क्या होता है कि हमारा क्या है, 5 साल का जैसे टेन्योर पूरा कर रहे हैं, नॉर्मल वैकेंसी क्रिएट हो रही है 5 साल के बाद, तो क्या करनी है कोशिश कि जो नॉर्मल टर्म पूरा हो रहा होता है उससे पहले पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट कब तक होल्ड करेगा लेकिन पोस्ट, जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट आके चार्ज नहीं ले लेता है। कैजुअल वैकेंसी हमने देखी थी क्या है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल है। तो प्रेसिडेंट में तो क्या था, उसमें लिखा हुआ था 6 मंथ्स, इसमें सिर्फ है कि एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि है प्रेसिडेंट को, क्योंकि इसको एक्ट कैसे करना है, एज ए प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, इसलिए इसमें है एज सून एज पॉसिबल। कोई भी टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, ये ध्यान रखना कैजुअल वैकेंसी में, क्योंकि आप कंफ्यूज होके, क्योंकि प्रेसिडेंट में 6 मंथ का है तो आप यहाँ भी 6 महीने कर सकते हो, पर इसमें वाइस प्रेसिडेंट में है एज सून एज पॉसिबल। जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो क्या मिलेगा उसको, पूरे 5 साल का टेन्योर। ये तो हमने बताया था सिर्फ 2 राज्यसभा के मेंबर्स को छोड़ दो और पंचायत को, बाकी सब में अगर नया इलेक्शन हो रहा है तो उसको मिलता है पूरा टर्म। जो हम देख चुके हैं कि वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑफिस है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट, तो क्या तब हम दोबारा वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराएंगे, नहीं, ये तो उसका बेसिक काम है। वाइस प्रेसिडेंट तो है ही, वो सिर्फ एक्ट ही तो कर रहे हैं जब तक कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल नहीं करी जा सकती। अगर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई एक्ट नहीं करता है। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो हमारा सीजेआई वो किसका काम करता है, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो सबको ओथ, लगभग बड़ी पोस्ट में सबको ओथ कौन दिलाता है, बाई प्रेसिडेंट। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट को कौन दिलाता था लेकिन, सीजेआई। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो तो रिपीट करते चल रहे, जिससे बार बार रिपीट होगा तो आपके याद रहे। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन कराता है, प्रेसिडेंट। रिजाइन किसको करता है वाइस प्रेसिडेंट, तो भी प्रेसिडेंट को। ओथ भी कौन कराता है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 70 डील करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज।
यह है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन फंक्शन करेगा, तो ये पावर किसके पास है, तो हमारी पार्लियामेंट के पास है, नेसेसरी रूल फॉर हैंडलिंग इट। ये कब क्रिएट हुई थी, ये कब आई थी ये सिचुएशन हमारे सामने, जब जाकिर हुसैन पास आउट हो गए थे। वो थे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी को क्या था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं मोरल ग्राउंड्स पे रिजाइन करता हूं, क्योंकि वो लड़ना चाह रहे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन, तो वो नहीं चाह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट होता, उन्होंने मोरल ग्राउंड्स पे क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो क्या होगी हमारी प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दोनों खाली हो गई। अब समझ में नहीं आया, तब हमारी पार्लियामेंट ने क्या कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो टुक ओवर कर रहे थे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। कौन थे वो, मोहम्मद हिदायतुल्ला। उन्होंने एक्ट किया था एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। कौन एम्पावर करा था पार्लियामेंट को, ये अंडर आर्टिकल 70। कौन एम्पावर है हमारी पार्लियामेंट, किसी को भी एम्पावर कर सकती है। जब तक वीवी गिरी ने फिर ऑफिस में जब तक चार्ज नहीं लिया, तब तक थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्ला थे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट। आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है किसमें, प्रेसिडेंट में के इलेक्शन में या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो किसके पास जाएगा वो मैटर, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी हमारे किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के में हो या प्रेसिडेंट के में हो, तो वो किसके पास जाएगा, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात ये आती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कैंसिल कर दिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, जो जिस वजह से वो मैटर गया तो सही पाया गया, तो उसके दौरान लेकिन जितने टाइम तक उन्होंने ऑफिस होल्ड किया है उसमें जो डिसीजंस लिएंगे वो सारे मान्य होंगे। क्योंकि आपको पता है इतनी हायर अथॉरिटी, अगर सारे डिसीजंस को अगर कैंसिल कर दिया जाएगा बीच का, तो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए उस टाइम में जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है वो कैंसिल नहीं होंगे, वो मान्य जाएंगे। ये हमारा इनका एक एक करके सबका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का फ्लो चार्ट है। तो एक बार आप रिवाइज कर लेना जिससे आपके अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप इन नोट्स को बार बार थोड़ा सा एक बार जस्ट पढ़ने के बाद अगली क्लास लेना, उससे पहले नोट्स रिवाइज कर लिया करो। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में रिटेन ज़्यादा रहेगा। आप कोई ट्रिक बनाओगे तो इतनी ट्रिक्स हो जाएंगी वैसे याद करने की कि आप समझ नहीं पाओगे। आप खुद से बस कोरिलेशंस बनाओ, नोट्स 2-4 बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि एग्जाम में जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो आपके पास इजी रहेगा। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हम आगे देखेंगे, उनमें आप देखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप अच्छे से नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, ओथ कौन दिलाता है, ये सब आप बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे जब आता है तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।